वायर, बोलिए सर म्यू वी आर इंटू E/2m। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग चलते नहीं, सिंपल पूछे थे करंट वायर के चलते मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंपल, सबसे सिंपल डिफिनीशन जो बताए थे उसका फॉर्मूला बताइए। सर I इंटू ए। हाँ, करंट इनटू एरिया, नहीं यस सर। यानी कि और उसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होता था। यस सर। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, अब इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक अच्छा, उसमें एक टर्म जो था पिछले क्लास में वो जायरो मैग्नेटिक रेशियो था, नहीं वो लगता है वो बताते बताते मीटिंग इंड हो गया था, नहीं यस सर। जायरो मैग्नेटिक रेशियो वाला हिंट था ना। चलिए उसको देख लीजिए एक बार, ज्यादा कोई भारी नहीं है। जायरो मैग्नेटिक रेशियो, देखिए इसको डिफाइन किया जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम। समझिए बात को। और तब इसका जो डिफिनीशन के अनुसार जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, आप सोच लीजिए खुद, म्यू बराबर EL/2m आया था। और म्यू में L से डिवाइड कीजिएगा तो E/2m बचेगा। आपको पता है कि का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 8.87 इंटू 10⁻10 कूलम्ब पर केजी। बात समझिए अच्छी तरह से। ये था जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्या है? जायरो मैग्नेटिक रेशियो है, सिंपल सा डिफाइन टर्म था। तो आगे बढ़े, ये डायरेक्ट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जो आपका बोर्ड होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, उसमें। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए इसी तरह से। तो चले आगे, देखिए ध्यान से अगर समझिएगा आगे, तो हमको देखना है टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमको सिलेबस में पढ़ना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी को दूसरा नाम कहा जाता है मोटर। क्या कहा जाता है? मोटर कहा जाता है। बात समझिए अच्छी तरह से, है ना। मोटर इसी को कब बाद में बदल देते हैं, लेकिन टॉर्क ऑन करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। देखिए मैं एकदम सिंपलेस्ट पॉइंट से चलना चाहता हूं, वहां से देखना चाहता हूं। देखिए यहां पर जो है ना, एक आपका करंट का लूप है, इस तरह से रखा हुआ है, करंट का लूप है जिसकी लंबाई जो है आपका L है। लंबाई क्या है आपका? उसका लेंथ L है। और B जो है उसका ब्रेथ है। B क्या है? उसका ब्रेथ है। अब इसमें करंट सेटअप है पहले से, I इसी तरह से रोटेट कर रहा है सभी जगह, मतलब चारों तरफ लूप में। इसका नाम अगर लिखना है तो लिख देते हैं P Q R S, नाम लिख दिए हैं। इसमें करंट है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखने का तरीका जो है, स्टाइल है ना, उस स्टाइल को समझिए। हम इधर क्या करते हैं, एक नॉर्थ पोल रख देते हैं सीधा, इधर रख देते हैं साउथ पोल। यानी आपको मैं सीधा कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, इधर से इधर ऐसे क्रॉस करेगा। दो ही लाइन दिखाएंगे, ज्यादा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात की है जो कि यूनिफॉर्म होगा। अब जरा गौर करते हैं और कंडीशन पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लोरेंज फोर्स में चलते हैं। सबसे पहले निकालना चाहते हैं फोर्स ऑन करंट वायर।
हम वायर पार्ट बाय पार्ट निकालेंगे। पी क्यू वायर पर निकालना चाहते हैं पहले। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, पी क्यू वायर पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा जी? एकदम रियली में पढ़े हैं। एफ इक्वल टू क्या होगा वो आपको पता है ना? और वो फॉर्मूला क्या होगा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? तो फोर्स ऑन पी क्यू वायर जो होगा एफ पी क्यू, वो क्या होगा? तो फॉर्मूला होता था आई एल बी साइन थीटा, याद आ गया? आई एल बी साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, 90 डिग्री है। यानी सिंपल कहिए ना कि सर आ गया आई एल बी। अब इस पर डायरेक्शन गौरव बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमको ये बताना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अप डाउन, किधर फोर्स का डायरेक्शन होगा ये बताइए आप। यस सर। फोर्स का डायरेक्शन बताइए पी क्यू वाई पर क्या होगा? ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा, अप होगा, डाउन होगा, फोर्स का डायरेक्शन बताना है। सर फोर्स का डायरेक्शन माइनस के। माइनस के मतलब आप जे क्रॉस आई निकाले हैं। यस माइनस सर। क्या है? वेरी गुड, यानी डाउन होगा। सीधा यहाँ लिखेंगे कि डाउन लगेगा आपका फोर्स का डायरेक्शन, मतलब इस पर फोर्स का डायरेक्शन डाउन लगेगा। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए, दूसरे से पूछ लेंगे एक आध गो, है ना? तो उसी तरह से फोर्स ऑन क्यू आर वायर, क्यू आर फोर्स ऑन, पूरा लिख देते हैं, करंट वायर, फोर्स ऑन करंट वायर कौन सा भाई? क्यू आर पर निकालते हैं। अब क्यू आर पर निकालेंगे तो फोर्स जो होगा क्यू आर पर क्या होगा? आई एल, सॉरी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था, गलती से निकाल गया था, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड है ना, कैपिटल बी, स्मॉल बी नहीं था, कैपिटल बी था, यहाँ भी कैपिटल बी मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो, आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पर होगा, जरा गौर से देखिएगा, करंट इनटू लेंथ, तो इस वायर की लंबाई कितना माने हैं? देखिए बी माने हैं, आई बी बी, साइन कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 0 होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, और साइन 0 0 होता है, इसलिए फोर्स का बात अब नहीं करना है। जब फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन की बात क्या कीजिएगा? फोर्स ऑन करंट वायर, फोर्स ऑन करंट वायर, फोर्स ऑन करंट वायर निकालते हैं किस पर भाई? तो आर एस पर निकालते हैं। तो फोर्स जब आर एस पर निकालने चलेंगे तो क्या होगा? करंट तो इधर है, आई एल बी साइन 90 डिग्री है, यहां पर भी देख लीजिए, इधर करंट है, इधर आपका है, तो सीधा सोचिए आई एल बी ही है और इस पर फोर्स अप लगेगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स है इससे। और फिर आगे अब ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बात समझते होंगे कि अगला बार जो होगा फोर्स ऑन का वायर कौन सा? एस पी पर जो होगा फोर्स वो 0 होगा क्योंकि फिर से आपका थीटा 180 डिग्री होने वाला है। यानी चारों वायर पर हम बारी बारी से फोर्स निकालें तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि अगर ये लूप ऑफ वायर है, हमको जो अनुभव हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमको जो अनुभव हुआ कि ये पी क्यू आर एस वायर पर एक फोर्स जो है डाउन लग रहा है, यानी कि फोर्स का जो वैल्यू है वो आई एल बी है और क्रॉस है, और इस पर जो फोर्स है वह भी फोर्स है आई एल बी ही है,
लेकिन डॉट है। अब आप खुद सोचिए और समझने का कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, परेशानी नहीं होगी। देखिए ये बुक है आपके पास, देखिए यहाँ रखा हुआ है। इस बुक को अगर आप एक तरफ दबाते हैं और एक तरफ से उठाते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से, जैसे ये फोर्स है तो इसको इक्वल अमाउंट से दबाइए, इसको इक्वल अमाउंट से ऊपर उठाइए, तो इस पर नेट फोर्स वेक्टर सम के अनुसार 0 होगा। वेक्टर सम के अनुसार क्या होगा? 0 होगा एट एनी कंडीशन, क्योंकि जितना फोर्स डाउन है उतना ही फोर्स इस सिस्टम पर अप है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। अब ये बुक ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, लेकिन वहीं पर ये रोटेट करने लगेगा इस तरह से। यानी कहने का मतलब जो है, ये जब इस तरह से आपका क्या करेगा, ये रोटेशन शो कर देगा। यानी कि आप कंसेप्ट अब 11th के टॉर्क से चलिए, 11th के कहां से चलिए? टॉर्क से चलिए, और 11th के टॉर्क से चलिएगा तो बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि आप यहां से कह सकते हैं when two equal and opposite, when two equal and opposite force acts on system, then it experiences torque का टॉर्क। और इस केस में बाय डिफिनीशन ऑफ टॉर्क जो होगा, बाय डिफिनीशन ऑफ टॉर्क जो होगा, बाय डिफिनीशन ऑफ टॉर्क, इस केस में जो होगा बाय डिफिनीशन ऑफ टॉर्क जो होगा, टॉर्क बराबर वो क्या होगा? आर परपेंडिकुलर, जैसे आर क्रॉस तो एफ होता है ना, लेकिन जब यहाँ फोर्स इस तरह से है तब क्या होगा? तो देखिए आर क्या होता है? दो एंटी पैरेलल फोर्स के बीच की दूरी होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, एंटी पैरेलल फोर्स जो भी है। अब देखिए दो एंटी पैरेलल फोर्स के बीच की दूरी क्या होगा आपका? ये जो इसका ब्रेथ था वो हो जाएगा, आर के बदले ये काम करेगा, किसके बदले काम करेगा? ये आर के बदले काम करेगा, और थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर टॉर्क की बात कीजिएगा, सीधा टॉर्क की बात, तो आर के बदले बी लिखिएगा। आप फोर्स के बदले क्या लिखिएगा? अब फोर्स तो आपका आई एल बी आया था, क्या आया था? आई एल बी। विदाउट वेक्टर में हम सोल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद सोचिए, लेंथ गुने ब्रेथ है वो एरिया कहलाता है, देख लीजिए ध्यान से, लेंथ गुने ब्रेथ एरिया कहलाता है, आई इंटू बी हो गया। और एक बात और समझ लीजिए, करंट गुने एरिया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहलाता है वायर का, और बी जो है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या कोई परेशानी है यहाँ तक समझने में? तो बोलिए। एकदम क्लियर कंसेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिए, कोई कष्ट नहीं होने वाला है, देख लीजिए अच्छे से। कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम है? एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और तब तो जब समझ लीजिए तीनों ही वेक्टर है, तो टॉर्क अगर वेक्टर में लिखाएगा तो एम क्रॉस बी लिखाएगा। क्या लिखाएगा? एम क्रॉस बी लिखाएगा। और सम टाइम जब इसी को लिखेगा टॉर्क को, तो होगा एम बी साइन थीटा भी होगा। अब बोलिए अगर कोई परेशानी है तो देख लीजिए, शुरुआत से समझ लीजिए अच्छे से, कहीं डाउट है तो बोलिए। यानी कि फोर्स ही टॉर्क में बदल गया, लेकिन उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होना चाहिए
कैसा होना चाहिए, समझ लीजिए, वो लूप के प्लेन के पैरेलल किसी तरह से पार करे, या तो इधर से, या तो इधर से, या तो तिरछा पार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई डाउट है तो, कोई प्रश्न अगर दिमाग में आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही हर हाल में। तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए अब यहाँ पर बात समझिए, आपके सर के ऊपर जो पंखा लटका हुआ है ना, ऊपर, है ना, वो पंखा में एक टन रखिएगा तो पंखा घूमेगा? नहीं घूमेगा। मतलब ऊपर जो पंखा चल रहा है ना, वो पंखा में एक टर्न ऑफ लूप रखिएगा तो घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो हम लोग बहुत सारा टर्न देते हैं, बहुत सारा टर्न। ये जो घूमेगा ना, इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगेगा, क्वाइले घूमने लगेगा इस एक्सिस के अबाउट। अब इसमें रॉड बांध दीजिए क्वाइल में, तो रॉडो घूमने लगेगा, और यहाँ से आप पंखा लटैना लटका दीजिए, वो चलने लगेगा। तो एक बात तो समझ लीजिए, एक टर्न से तो काम होगा नहीं, किसी भी कंडीशन में एक टर्न से काम नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे नंबर ऑफ टर्न n डालिएगा, तो कहाँ कहाँ बदलेगा भाई? तो नंबर ऑफ टर्न अगर n डालिएगा तो आपको क्या क्या बदलेगा? तो एक टर्न से तो काम होगा नहीं, हम तो एक टर्न के लिए इतना काम किए थे, तो यहाँ से n टर्न के लिए, एक टर्न के लिए आया था, अगर n टर्न के लिए लिखिएगा तो n से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा शुरुआत में, कि यह जो फोर्स है अगर n टर्न है तो उसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी n से मल्टीप्लाई हो गया। तो आप बताइए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए n टर्न होता है NIA, और एक टर्न के लिए होता था IA। याद कर लीजिए, इसके बाद नहीं बदलना है कुछ, क्योंकि NIA भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, करंट गुने एरिया भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। देख लिए, बात समझिए अच्छी तरह से। तब तो टॉर्क का वो और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, NIA sin थीटा। तो समझ सकते हैं बात को। मेन फार्मूला आपको कौन कौन याद रखना है? एक ये याद रख लेना है, ये याद रख लेना है, और ये लास्ट वाला याद कर लेना है। तीनों फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b, टॉर्क बराबर mb sin थीटा, NIAB sin थीटा। देखिए जेई मेन में क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी वाला ही डायरेक्ट उठा करके, तो नीट भी पूछेगा और बोर्ड में तो जरूर आएगा, इसलिए एनसीईआरटी बुक निकालिए जल्दी से, जितना फास्ट हो सके। और एक्सरसाइज में आ जाइए, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर जो है आपका 171 या 172 में होगा, आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है 424। उसका पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन ए बी इसमें है, मतलब कि F तक है, ABCDEF। देखिए ऐसा पिक्चर बनाया हुआ है, दिख रहा होगा, है ना, ये पिक्चर है। इस सारे पिक्चर का सोल्यूशन करना है, यहीं से क्वेश्चन उठाया था वो, और इसी से फिर बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये बात याद कर लीजिए। तो इसको बनाना है पहला नंबर क्वेश्चन, पहला दूसरा दो को बनाइएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको बनाइए, है ना, 2-4 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सब बन गया। बन गया, टॉर्क का डायरेक्शन आ गया। यस सर। पीछे आंसर मिलाइए कैसे निकालना है टॉर्क का डायरेक्शन, तो देख लीजिए उसमें दिया होगा, आंसर दिया है पीछे एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से। यस सर, नेगेटिव वाई डायरेक्शन दिया है। ठीक है, सभी का बन गया। देखिए हम भी बताते हैं एक नया तरीका डायरेक्शन निकालने का, है ना, एकदम आसान तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो टॉर्क आपका कॉइल पे टॉर्क लगेगा, यानी कि कॉइल करंट कैरिंग अगर लूप हो जाए तो टॉर्क तो लगेगा, हर हाल में लगेगा नहीं। चलिए तो देखते हैं, बात को समझते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड तो सब लोग निकाल लेंगे,
मैग्नीट्यूड में दिक्कत नहीं है। वहां पर फिगर जो है उस फिगर को देखिएगा ध्यान से। तो उस फिगर में ये जेड एक्सिस लिखा हुआ है और ये बाई एक्सिस लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस इधर लिखा हुआ है। वहां पर जो है एक आपका करंट लूप है, अलग से मैं बना दे रहा हूं। करंट लूप इस तरह से है रखा हुआ, ऐसे है और ऐसे है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो हर हाल में इधर है, जेड की ओर है हर एक फिगर में। अब यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ऐसे घूम रहा है करंट, देख लीजिए ध्यान से। मैं आपको मैग्नीट्यूड भी निकालने का तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्शन भी, एकदम इजी मेथड में, एकदम आसान मेथड में। आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले 2 टर्न रहे चाहे 10 टर्न रहे उससे मतलब नहीं है। आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि करंट गुने एरिया ऑफ लूप होगा, तो करंट का अमाउंट भी दिया रहेगा, एरिया भी दिया रहेगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, ये बताइए। तो देखिए ये डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड होगा, लेकिन अपवर्ड कहाँ होगा? तो ये बाई जेड प्लेन है, बाई और जेड प्लेन है, तो अपवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव एक्स होगा, यानी आई कैप होगा। ये डायरेक्शन है, आई कैप है। ये वाई जेड प्लेन है इसलिए आई कैप हो गया, अगर एक्स वाई रहता तो जेड होता, क्या दिक्कत था? और करंट गुना एरिया निकाल देंगे, अगर एन टर्न रहेगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया वहीं रहेगा हर हाल में। अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला अगर निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एन आई ए बी साइन थीटा लगा देंगे, और थीटा यहाँ 90 डिग्री है। कहिए कैसे? मैग्नीट्यूड निकालने के बाद पहले हम आपको डायरेक्शन ही बताते हैं, तब पता चल जाएगा आप लोग को। एम क्रॉस बी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकाल दिया कि आई कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है ये सोचिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड की ओर है, यानी कि आप आई कैप क्रॉस जेड कैप यानी के कैप। तो दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री नहीं है, देख लीजिए ध्यान से। और इस मेथड से आपको हाथ उठ चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई क्रॉस के माइनस जे होता है, यानी टॉर्क का डायरेक्शन ये होगा। देखिए इसमें न तो आपको टेंशन हो रहा है न तो कुछ हो रहा है, ये टॉर्क का जो डायरेक्शन है यही होगा आपका हर हाल में, माइनस जे यानी माइनस बाई एक्सिस। इसी मेथड से सारा क्वेश्चन बनाएंगे, बात समझ लीजिए ध्यान से। ये मेथड में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ टर्न क्वेश्चन में लिखा रहेगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो टेंशन ही नहीं है, डायरेक्शन के लिए अगर टेंशन है तो डायरेक्शन का सबसे सस्ता इलाज यही है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़े, यार कोई कष्ट है? देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बात समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक है? देखिए इसके बाद मैं चलता हूं आगे, है ना। देखिए बात को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है, वह जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गैल्वेनोमीटर, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो समझ लीजिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसके पहले और कोई टॉपिक छूटा हुआ है क्या? देख लीजिए तो एक बार। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, नहीं और कोई टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, सब हो गया है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर
और उसके बाद आपका अमीटर और वोल्ट मीटर। आज इस टॉपिक को समाप्त ही हो जाना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बना हुआ कैसा होता है उसको देखना है ना, उसकी बातों को समझना है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं हम लोग। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक बॉक्स के अंदर बंद होता है। सबसे पहले उसका डिजाइन समझ लिए कि कैसा होता है। क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर बंद होता है, मतलब एक चौखुटा बॉक्स है इस तरह से, उसमें बंद होता है ये। और उस बॉक्स के बीचों बीच एक ऐसा पेन के जैसा एक्सिस रहता है, यही रहता है, ऐसा रहता है। और इस एक्सिस पर एक मेटल का मतलब कि स्फीयर रहता है, उस पर अटैच्ड रहता है। और ये एक्सिस रोटेट कर सकता है, उस एक्सिस पर ये मेटल स्फीयर रोटेट कर सकता है, इस तरह से बनाया हुआ रहता है। और इस पर कॉइलिंग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कॉइलिंग। तो हम बनाते हैं, देखिए कहां से, ध्यान से सुनिएगा। हम शुरुआत करते हैं यहां से। हम पिक्चर इस तरह से ले रहे हैं कि जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर जो है, ये स्फीयर है। इस स्फीयर पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पॉइंट के जैसा दिख रहा है। मतलब कि पिक्चर में जो स्फीयर ऐसा है, ऊपर से नीचे से ये नाचने वाला, ये ऐसे नहीं ले रहे हैं, हम ऊपर से जाके पिक्चर ले रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट बन के दिखाई दे रहा है हमको। अब इसके अबाउट ये स्फीयर ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ऐसे, बस सोच लिए इस तरह से ही रोटेट कर सकता है। अब इसके बाद इसके ऊपर एक करंट वायर डाल रहे हैं। ये करंट वायर डाल दिए हैं, देख लीजिए। बहुत सारा टर्न डालेंगे करंट वायर, जो करंट उससे जा करके बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर एक मैग्नेट लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। और वो मैग्नेट इस तरह से है, देख लीजिए, बात समझ लीजिए। यहां पर भी एक मैग्नेट लगा रहे हैं, और वो मैग्नेट इस तरह से है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें कॉइल से पार करने लगेगा। स्फीयर पर लपेटा हुआ, लेकिन कॉइल स्फीयर क्यों लगाए हैं भाई? तो यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट कर सके, कि टॉर्क डेवलप हो सके। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ाने तो टॉर्क भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सिस्टम है। जैसा ही अब करंट दिया मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नाचने लगेगा तेजी से। तो नाचने लगेगा तो यहाँ एक रीडिंग स्केल लगा दीजिए। रीडिंग स्केल लगाने के बाद, ये रीडिंग स्केल है, इस पर एक पॉइंटर बैठा दीजिए, पॉइंटर। आप जैसे ही कर दीजिएगा ये नाचने लगेगा, पॉइंटर इधर भागने लगेगा। और आपके घर में लगा हुआ है बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल में, जो ऐसा रीडिंग बताते रहता है हमेशा। जहां रीडिंग बताता है वहां गैल्वेनोमीटर जरूर है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। हर हाल में वहां गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए, लेकिन अब प्रॉब्लम मेरे पास आ गया कि जैसे करने का नाचने लगे तो फट 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 तेजी से नाचने लगेगा, पंखा के जैसा। अब बताइए, जब पंखा के जैसा ये नाचेगा, यहाँ तो परेशानी डेवलप हो जाएगी। बात समझ लीजिए, यहाँ परेशानी डेवलप हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रोटेट ना होने दें, तो जो स्फीयर है उसके नीचे से एक टर्न लगा देंगे। किसका? स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग यहां से बांध देंगे ऐसे। ये स्प्रिंग का काम क्या होगा कि इसको ज्यादा रोटेट होने नहीं देगा। जैसे ही ये रोटेट होने लगेगा तो स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होने लगेगा, टॉर्क क्रिएट होने लगेगा, जो कि एंटी टॉर्क पैदा करके ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ले जाएगा। तो यही तो यहाँ पर था। और अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा तो है नहीं, ये मैग्नेट का है। क्या है? ये मैग्नेट है, मैग्नेट है। ये क्या है? रीडिंग स्केल है, रीडिंग स्केल है। ये क्या है आपका? रीडिंग स्केल है। ये क्या है आपका? आपका ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है स्पाइरल स्प्रिंग है, और वो स्प्रिंग है। देख लीजिए ध्यान से, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्या है? स्पाइरल स्प्रिंग है। इसके बाद ये मेटालिक स्फीयर है,
मेटालिक स्फेयर है, वो भी फेरोमैग्नेटिक मेटल का, वो भी फेरोमैग्नेटिक मेटल का। और ये है कॉइल है, करंट कॉइल है। ये क्या है, रेड वाला है जो करंट कॉइल है, इसके कारण टॉर्क डेवलप होगा। और ये है पॉइंटर। पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब ये जो है आपका रीडिंग शो करेगा स्केल पर। बस समझ लीजिए, बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। आए बात समझ में कि नहीं? देख लीजिए, बात को समझ लीजिए इसी तरह से। तो ये क्या है, आपका पॉइंटर है। पॉइंटर। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो है आपका, अब इसमें वर्किंग देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, मैग्नेट का क्या काम है तो आप समझ सकते हैं। ये प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ये सब पॉइंट सिंपल है, वो सब लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, है ना। पॉइंटर क्या है, तो रीडिंग शो करता है स्केल पर। रीडिंग स्केल क्या है, जहां पर नंबरिंग लिखा रहता है। और स्पाइरल स्प्रिंग क्या है, तो ये एंटी टॉर्क प्रोवाइड करता है। करंट कॉइल जो है वो मेट आपका बना रहता है कॉपर कॉइल का। देखिए, नाम जो है एकदम सिंपल है, ये मैग्नेट है। ये जिस पर रीडिंग शो किया हुआ रहता है आपके घर में, जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग स्केल है। और उस पर जो निडिल घूमता है ना, उसको पॉइंटर कहते हैं। मेटल का स्फेयर था, उस पर कॉइल लपेटा हुआ था, करंट कॉइल था। या स्प्रिंग क्यों लगा था उसको समझ लीजिए फिर से। जैसे ही करंट देंगे तो ये कॉइल घूमने लगेगा तेजी से, पंखा के जैसा। लेकिन हमको तो पूरा, क्या कभी आप देखें इंस्ट्रूमेंट में कि पूरा नीडल घूमता है? नहीं घूमता, थोड़ा दूर तक जाता है। उसको घूमने से बचाने के लिए एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है कि जैसे ये घूमने लगे तो स्प्रिंग टाइट हो जाए, और टाइट होकर इसको इक्विलिब्रियम में रखे रहे। यानी कि अगर इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है करंट के चलते, तो स्प्रिंग में एंटी टॉर्क पैदा हो। बस समझ लीजिए, क्या पैदा हो, एंटी टॉर्क पैदा हो। समझ लिए बात को, यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत भारी नहीं है। देख लीजिए, पिक्चर भी एकदम क्लियर है, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा बात। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, कोई प्रश्न है इसमें तो उठाइए। तो हम तो ये जानते हैं, टॉर्क डेवलप इन करंट कॉइल। टॉर्क डेवलप इन करंट कॉइल। करंट कॉइल क्या होगा आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। टॉर्क डेवलप इन करंट कॉइल क्या होगा? तो अभी अभी आप लोग पढ़े हैं NIAB। मैक्सिमम टॉर्क यही होगा, समझ सकते हैं, करंट कॉइल के चलते। और निडिल घूमता रहे तब नहीं, निडिल जहां जाके स्थिर हो जाए। तो देखिए, आप अपने स्टेबलाइजर में कहीं ना कहीं ये लगा होगा, वहां स्थिर हो जाए। तो निडिल स्थिर क्यों हो गया? तो इसका जो टॉर्क था करंट का, उसका टॉर्क को बैलेंस किया गया स्प्रिंग का टॉर्क के द्वारा। तो टॉर्क डेवलप इन स्पाइरल स्प्रिंग क्या होगा? स्पाइरल स्प्रिंग क्या होगा? ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, या तो आप C इंटू थीटा लिख सकते हैं, या तो आप C इंटू थीटा लिख सकते हैं। सम टाइम रोटेशन में ये वाला पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में दिया है K इंटू फाई। कोई फर्क नहीं पड़ता है, C का बदले K है, थीटा के बदले फाई है। क्या उससे फर्क पड़ रहा है? C को क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्सिनल कांस्टेंट कहते हैं। C क्या है यहाँ पर, और K क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, जो कि क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा आपको।
और फाई क्या है, आप समझदार हैं, फाई क्या है, यह जो है आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रोटेशन है। फाई क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो इक्विलिब्रियम में जब आ जाएगा तो वर्किंग में तो यही आप लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम में कि टॉर्क डेवलप इन कॉइल जो है बैलेंस्ड बाय टॉर्क डेवलप इन स्प्रिंग, यानी कि टॉर्क जो होगा किसका, स्प्रिंग का, वह इक्वल होगा टॉर्क किसका, कॉइल का। कब, एट इक्विलिब्रियम पर, जहां पर नीडल रुका हुआ रहे। तो ये के फाई हो गया, आई हो गया, एन आई ए बी हो गया। अब जरा तो उनसे ध्यान से देखिएगा, फाई क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, तो फाई क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है, तो फाई बराबर हो गया एन ए बी बाई के। ये सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, आई इधर, देखो बात बताते हैं, ये फॉर्मूला हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का। कितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा वो कैसे डिपेंड करेगा, वो सुन लीजिए अब ध्यान से। नीडल कितना नाचेगा उसका बात हम कर दिए हैं। एक बात बताइए, जब इंस्ट्रूमेंट बना देगा कंपनी वाला, इसको डब्बा में पैक करके भेज देगा आपके घर में यूज करने के लिए, तो डेली डब्बा खोल के उसका स्प्रिंग को हिलाइए डुलाइएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बदलिएगा, ये तो नहीं बदलिएगा आप। नंबर ऑफ टर्न बदलिएगा, मतलब डब्बा स्टेबलाइजर खोल के उसका नंबर ऑफ टर्न डेली बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। उसका एरिया नहीं बदलिएगा, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलिएगा, तो बदलिएगा क्या, बाहर से सिर्फ करंट। जितना करंट दीजिएगा उतना ही डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये नहीं दीजिएगा नहीं शो करेगा। स्विच ऑफ कर दिए, देखिए डिफ्लेक्शन शो करेगा क्या, नहीं करेगा। तो स्विच ऑफ करने, एक बात और समझिए, स्विच ऑफ करते समय ये नीडल फील्ड दोबारा स्प्रिंग अपने पोजीशन पर क्यों आता है, क्योंकि स्प्रिंग उसको हेल्प करता है। स्प्रिंग टाइट हो गया था, ये घुमा था तब, अब जैसे ही करंट हटा, एक का टॉर्क खत्म, तो स्प्रिंग फिर से उसको अपने पोजीशन पर ले आएगा। बस समझ लीजिए, इसका मतलब जो इसका मेन प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। यानी जितना ज्यादा करंट दीजिएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इस बात को समझ लीजिए। और इसको अगर करंट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो कम से कम करंट में भी ज्यादा से ज्यादा अगर डिफ्लेक्शन दे तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, सेंस ज्यादा करेगा, समझेगा ज्यादा। तो गैल्वेनोमीटर क्या समझेगा, हल्का भी कर दिए तो डिफ्लेक्शन बता दे, नहीं, तो वो सेंसिटिविटी कब ज्यादा होगा, तो स्प्रिंग एकदम लूज वाला लगाइए, नंबर टर्न ज्यादा लगाइए, सब फार्मूला में वहां पर इंडिकेटेड है, जो पूछेगा सब इंडिकेटेड है। अब दो टर्म होता है यहाँ पर, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, तो ये भी डिफाइंड टर्म है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। तो करंट सेंसिटिविटी का कोई सिंबल नहीं होता है, लेकिन यही होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है क्या आपका, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है। अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है एन ए बी आई बाई के, तो आई से डिवाइड की तो कट जाएगा, यानी करंट सेंसिटिविटी जो डिपेंड करेगा एन ए बी बाई के पर। अब ध्यान से समझ लीजिए, करंट सेंसिटिविटी है लेकिन करंट टर्म उसमें नहीं है, करंट सेंसिटिविटी है लेकिन उसमें करंट टर्म नहीं है। इसका मतलब करंट कुछ भी रहे, डिफ्लेक्शन यदि ज्यादा करवाना हो, करंट कुछ भी रहे, डिफ्लेक्शन यदि ज्यादा करवाना हो तो क्या करेंगे, आप इस बात को समझिए। यानी कि करंट कुछ भी रहे, डिफ्लेक्शन हमको ज्यादा करवाना है, सेंसिटिविटी बढ़ाना है उसका, तो याद कीजिए
के का वैल्यू कम रखिए, लूज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा बढ़ा के रखिए, एरिया ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का ये स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह से एक टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी सीटी वीटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा भाई, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज होगा उसी तरह से, तब V बराबर IR भी होता है, ये बात भी आप जानते हैं। लेकिन इस डिफ्लेक्शन में IR से डिवाइड कीजिएगा तो क्या क्या बचेगा, NAB बाई K इंटू R बचेगा। कोई कष्ट है तो बतलाइए हमको, अब देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए बातों को। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो जरूर बतलाइए। आगे बढ़ें, बोलिए जल्दी से। यस द्वारा सर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दो इंस्ट्रूमेंट और हमको पढ़ाना है अभी, एक है आमीटर, एक है वोल्ट मीटर। क्या है, एक आमीटर और एक है आपका वोल्ट मीटर। क्या है, एक आमीटर और एक क्या है आपका वोल्ट मीटर है। आमीटर और वोल्ट मीटर। तो पहले हम लोग देखेंगे आमीटर या वोल्ट मीटर, कोई भी बनाइए, बात एक ही है। है ना, आमीटर और वोल्ट मीटर। क्या, आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों साथ साथ देखेंगे तो मजा ज्यादा आएगा। वोल्ट मीटर, दोनों को क्या करेंगे, साथ साथ देखेंगे, बस इतना ही याद रखिए। एक तरफ वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, एक तरफ आमीटर पढ़ेंगे। आप लोग को पता है आमीटर का काम क्या है, बोलिए जल्दी से। आमीटर क्या काम करता है, ये तो पहले से पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत, बोलिए सर जल्दी से। करंट करता है। और वोल्ट मीटर, सर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड। तो आमीटर को सर्किट में जोड़िएगा कैसे, मान लिया हम आपको आमीटर दे दिया, कहे कि आप अपने घर का करंट बताइए कितना एम्पियर है, कैसे बताएंगे, सर क्या सीरीज करेंगे, में। सीरीज में जोड़ेंगे, वेरी गुड। सीरीज में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि करंट सीरीज में होता है, यानी पूरे घर का जो वायर जा रहा है, वायर जा रहा है, उस वायर का अगर करंट मेजर करना हो तो आमीटर को, अगर ये करंट जा रहा है इस वायर में, आर में आपको जोड़ना है, करंट निकालना है तो वायर को पहले कट करना पड़ेगा और वहां आमीटर लगाइएगा, तब आपका ये करंट ऑफ द सर्किट बताएगा आपको। यानी कि आमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। जबकि वोल्ट मीटर के लिए साथ क्या होता है, जैसे मान लिया कि एक सर्किट का पार्ट है, ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के पास वोल्टेज कितना है कैसे मेजर करना है, तब वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, ऐसे। यानी सर्किट का ये पार्ट था, अब वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए कि सीरीज में करंट सेम होता है और आमीटर करंट मेजर करता है,
इसलिए सर्किट में उसमें सीरीज में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और कोई परेशानी? पहला पॉइंट याद हो गया। सर दूसरा पॉइंट, अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसकी बनावट कैसे, एमीटर बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, कोई भी हो, दोनों जब भी बनेगा तो हर हाल में गैल्वेनोमीटर से ही बनेगा। तो गैल्वेनोमीटर एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर अलग है, अब वोल्ट मीटर अलग है, लेकिन एमीटर और वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर के हेल्प से बनता है। तो जरा गौर कीजिए, हम एक गैल्वेनोमीटर ले लिए, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, क्या करें? ये सर्किट में करंट जा रहा था इधर से, और इस सर्किट में करंट जा रहा था, ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है जिसमें करंट जा रहा था, पहले से आई करंट जा रहा था, और इसको हमको पता नहीं था 10 एम्पीयर रेजिस्टेंस इसको मेजर करना था। तो हम वायर को तो यहाँ से कट करेंगे, वायर को तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो एक वायर यहाँ से ऐसे ला करके ऐसे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा पॉइंट ऐसे कनेक्ट करेंगे। अरे वो बात बनाइए ध्यान से, गैल्वेनोमीटर जो है ना, मिली एम्पियर करंट में ही डिफ्लेक्शन शो करता है, और उससे ज्यादा करंट दे दिया ना तो जल जाएगा, इसका निडिल टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, कॉइल अंदर खत्म हो जाएगा। तो हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि ये करंट वाला काम करे भी, करंट मेजर भी करे, खराब भी नहीं हो, यानी गैल्वेनोमीटर को हमको बचाना है, मेन पर्पस, मेन उद्देश्य यही है मेरा। तो हम यही चाहेंगे इससे करंट कम से कम पार करें, तो उसके लिए रास्ता एक अलग से दे देंगे कि जाओ भाई तुम दूसरा रास्ता से ज्यादा जाओ, और हम ये सोचेंगे कि मैक्सिमम करंट है जो इधर से पार करे। तो इसमें करंट जो जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाता है उसको करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं, आईजी कहते हैं। आज टोटल करंट सर्किट का आई आ रहा था, तो इधर जो है बचा हुआ करंट जाएगा, आई माइनस आई जी जाएगा। लेकिन हमने कहा ना कि मिली एम्पियर में वर्क करता है, आपका पंखा एम्पियर में करंट खाता है, एसी 12-13 एम्पियर खाते रहता है, आई मिलिए खाता है, मिली ज्यादा तो जल जाएगा। तो यानी कि लगभग सारा करंट इधर से ही पार करवाएंगे, और तब फिर ये करंट मेजर भी कर लेगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उससे बहुत कम रेजिस्टेंस इसका होना चाहिए, तभी करंट मैक्सिमम इधर से पार करेगा। यानी इसको कहते हैं शंट का रेजिस्टेंस। शंट मतलब होता है अलग से रास्ता देना, शंटिंग करना। और जो रेड से घेर दे रहे हैं ना, यही आपका एमीटर कहलाएगा, जो रेड से पार्ट घेर दिए ये एमीटर का कंस्ट्रक्शन कहलाएगा आपका। रुकिएगा, पहले ध्यान समझिएगा, अगला पॉइंट यहाँ कंस्ट्रक्शन देखते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन देखते हैं वोल्ट मीटर का। हमको गैल्वेनो में यहाँ जैसे हमको देखिए क्या करना था, ये रजिस्टर था, इसको वोल्टेज मेजर करना था, तो हम गैल्वेनोमीटर ले लिए। देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी कम होता है और करंट भी कम होता है, मेजर करता है। डायरेक्ट अगर इसको ऐसे जोड़ दीजिएगा और ऐसे जोड़ दीजिएगा तो जानते क्या होगा, इसके पास वोल्टेज बताएगा, वोल्टेज बतलाएगा, डिफ्लेक्शन ये शो करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसका रेजिस्टेंस जो है, ऊपर वाले का जो रेजिस्टेंस है इससे कहीं ज्यादा है, और करंट जो आ रहा था सर्किट में मैक्सिमम इधर से पार करने लगा तो इसको जला देगा। और हमको करंट नहीं वोल्टेज मेजर करना था, इसको जला देना तो इसको फिर बचाना है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, वायर तोड़ते हैं और इसके सीरीज में एक वो हैवी रजिस्टर लगाते हैं, इसको लोड रजिस्टर कहते हैं, LOAD लोड रजिस्टर कहते हैं। और वह लोड रजिस्टर उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यह लोड रजिस्टर जो है ये करंट को पार इधर होने नहीं देगा, इससे 10-20 हजार गुना ज्यादा इसमें डाल देंगे, तो इसमें करंट लगभग 9 के बराबर जाएगा, लेकिन डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी कि आप सोच लीजिए दोनों का इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। ये आपका पोर्शन जो है रेड से जिसको घेर दिए हैं, ये पोर्शन आपको कहलाएगा
वोल्ट मीटर कहलाएगा, और करंट इसमें जाएगा आई जी, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा आर जी। दोनों के कंस्ट्रक्शन में सिर्फ हम गैल्वेनोमीटर को बचाना चाहते हैं, और कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार हो गया। मेरा उद्देश्य था इसमें करंट मेजर करना, सर्किट को तोड़े तो मजबूरी है टोटल करंट इधर से पार करेगा, तो करंट को अलग से रास्ता दे दिए। इसमें हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, हमको करंट को ब्लॉक करना था, इसको बचाना था, रजिस्टर लगा दिया, करंट को उधर पार करता रहे, क्या फर्क पड़ेगा हमको, क्योंकि हम तो वोल्टेज मेजर करने चले हैं। कोई परेशानी है तो देखिए और बताइए हमको, और यदि परेशानी नहीं है तो इसके आगे बढ़ाते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जो देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये बात आपको पता है, तो इसके पास जो वोल्टेज होगा इसके पास वोल्टेज सेम होगा, यानी VG बराबर VS होगा, S फॉर शंट, अब VG गैल्वेनोमीटर, V बराबर IR, तो IG इंटू RG होगा, ये होगा I माइनस IG बाई रेजिस्टेंस ऑफ शंट। और यदि हमको शंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा यही कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलेंगे, तो मैं कहूंगा कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसका वैल्यू इतना होना चाहिए, तो वैल्यू निकालने का बात करते हैं। तो हो गया IG RG और I माइनस IG, ये भी फॉर्मूला हो गया, यहीं से आंसर आ जाएगा। इसको और बढ़ाते हैं तो लिखेंगे RG I बटा IG माइनस 1। कहिए सर किए क्या, तो यहाँ से IG कॉमन ले लिए, IG कॉमन लिए तो ये 1 हो गया, ये I बाई IG हो गया, और IG कट गया ऊपर नीचे। सम टाइम कुछ लोग अपने बुक में इसको n-1 लिख देते हैं ऐसे, और लिख देते हैं कि n जो है यहाँ पर वो I बटा IG के बराबर है। तो आप जिसको जो फॉर्मूला यूज करना है यूज करिए, क्वेश्चन तो आपका मैक्सिमम जब क्वेश्चन आने लगे तो यहीं से बन जाएगा, मतलब इतना ही लिखने से बन जाएगा आपको, है ना। लेकिन बोर्ड वुड में आएगा तो थोड़ा सा लंबा, इसको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए वोल्ट मीटर में आ जाइए, ये तो वोल्टेज मेजर करेगा, तो इसके पास वोल्टेज जो होगा गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज के बराबर होगा कि लोड रजिस्टर के वोल्टेज के बराबर होगा, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा ना रजिस्टर के क्रॉस, ये दोनों के वोल्टेज का जोड़ होगा, गैल्वेनोमीटर प्लस लोड रजिस्टर के वोल्टेज का जोड़ होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, दोनों को ऐड करेंगे, बात को समझिए अच्छी तरह से, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो है ना। तो बात समझने की कोशिश की, आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो इक्वेशन नंबर पहला, इसको बना देते हैं, लेकिन ये भी बात पता चला है कि दोनों में करंट सेम है, इसमें भी और इसमें करंट सेम है, यानी जो करंट गैल्वेनोमीटर में है वही करंट लोड रजिस्टर में भी है। देख लीजिए वही करंट सेम भी करने जा रहा है, तो आई इक्वल टू IL लिखने में क्या फर्क पड़ता है। अब V बराबर IR फॉर्मूला पढ़े हैं, इसलिए I बराबर होगा V बाई R, यानी VG बाई RG VL बाई RL। यहां से VL का वैल्यू निकालते हैं, तो VL बराबर जो होगा VG RL बाई RG। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस वैल्यू को मैं यहां पुट करना चाहता हूं, तो V बराबर होगा VG प्लस VL के बदले पुट करेंगे तो VG RL बाई RG। VG कॉमन ले लीजिए,
और इधर आएगा तो V बाई VG हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस RL बाई RG। इसको इधर ले आइए तो RL बाई RG इक्वल टू होगा V बाई VG, सॉरी V बाई VG -1 होगा। और तब तो लोड रजिस्टर का जो वैल्यू आएगा वो RG होगा V बाई VG -1। सब लोग बुक में क्या करते हैं, इसको N मान लेते हैं। तो लोड रजिस्टर जो होगा RG N-1 होगा और N बराबर इस कंडीशन में V बाई VG होगा। अब बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, और अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई भी कष्ट है इसमें तो हमको जरूर बतलाइए, देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। समझा गया है? कोई डाउट है तो बोलिए। तो ये है वोल्ट मीटर और आमीटर। आपकी समझ कितना आया है वो हम खुद चेक कर लेते हैं, टेंशन मत लीजिए, नहीं कुछ बोलिएगा तो। निकालिए एनसीईआरटी पेज नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 27 28 दोनों बनाना है। 27 28 पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 27 और 28 तुरंत बना के दिखाना है हमको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। 4.27 एनसीईआरटी में क्या कर रहा है प्रॉब्लम, कहता है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड द मीटर शो फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 3 मिलीएम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर। देखिए हमको कहा कि वो गैल्वेनोमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर का बारे में जो दिया है इंफॉर्मेशन, उसमें ये कहा कि इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम है। देखिए ध्यान से 12 ओम है, कितना है 12 ओम है। इसमें 3 मिली एम्पियर करंट अगर जाएगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पहले बनाते कैसे हैं, तो सीरीज में लोड रजिस्टर जोड़ के बनाते हैं, तो बात पता है कि ये 18 वोल्ट मेजर करे। तो आपको पता है ना कि वोल्ट मीटर जो मेजर करता है वोल्टेज, वो गैल्वेनोमीटर प्लस लोड रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का मेजरमेंट का टोटल काम करता है। ध्यान समझ लिया हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब टोटल इसको 18 वोल्ट मेजर करना, तो वोल्ट मीटर तो पूरा मिला करके होता है, लोड रजिस्टर के साथ मिला के होता है, उसका मेजरमेंट भी वही होगा। तो 18 वोल्ट टोटल वोल्ट मेजर दिया है, और आपको पता है कि दोनों करंट सेम होता है, तो इसमें भी वोल्टेज का फॉर्मूला IG गुने RG होगा, इसमें भी IG गुने RL होगा। करंट दे दिया है तो देखिए IG कॉमन ले लीजिए, अब बच जाएगा RG प्लस RL। इसको इधर ले आइए, 3 मिली एम्पियर दिया है तो 18/3 मिली एम्पियर 10⁻³ इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 12, लोड रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। तो RL बराबर हो जाएगा 6000 में से 12 घटाइएगा 5988 ओम। यानी हम निकाल दिए कि इस गैल्वेनोमीटर में अगर 5988 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिएगा सीरीज में, तो हर हाल में ये वोल्ट मीटर का मेजरमेंट करेगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा, और मैक्सिमम मेजरमेंट इसका 18 वोल्ट तक होगा। 28 नंबर कौन सा में आ जाइए, 4.28 में क्या कहता है उसमें देख लेते हैं। कहता है गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ 15 ओम एंड मीटर्स ऑफ 4 मिली एम्पियर। एक गैल्वेनोमीटर है मेरे पास, उस गैल्वेनोमीटर के बारे में दिया है कि इसका रेजिस्टेंस जो है 15 ओम है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है 4 मिली एम्पियर करंट में करता है। ये इसको बदलना है क्या चीज में, तो कहता है आमीटर में बदलिए जो कि 6 एम्पियर तक करंट मेजर कर सके। तो आमीटर में बदलने के लिए आपको पता है कि क्या करना रहता है, यहां से एगो शंट रेजिस्टेंस लगाना रहता है, बस समझ लीजिए।
और ये 6 एम्पियर करंट किसमें जाएगा? टोटल सर्किट का एम्पियर 6 एम्पियर है, इसमें तो गैल्वेनोमीटर का करंट सिर्फ जाएगा, इधर जाएगा 6 माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस करंट, और यही शंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। आप पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, टेंशन मत लीजिए, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो टेंशन ही नहीं लेना है आपको। इधर का वोल्टेज यानी 6 माइनस आई जी उन्हें शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू इधर का वोल्टेज आई जी गुने आर जी, तो शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू होगा आई जी 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, आर जी 15 ओम डिवाइडेड बाई 6 माइनस आई जी का वैल्यू कितना है 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। देखिए हमको आंसर याद है, बाद में आप तो खुद सोच रहे कि कैसे हुआ नहीं हुआ, जो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहां आ जाएगा आपका 5 चौके 60, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ओम, यानी कि 10 मिली ओम आपका रेजिस्टेंस सीरीज में जब जोड़ेंगे, सॉरी पैरेलल में, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है आमीटर का काम करेगा। गुना भाग खुद कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए गौरव, कोई कष्ट है तो बोलिए अब। नो सर। प्रियांशी आपको, नो सोनाली सर। आपको, अंशु आपको,